तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास, उसका पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी पशुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, आरंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग घोड़े से परिचित नहीं हैं, किंतु लोथल, सुरकोटक, कालीबंगा आदि स्थलों से घोड़े की मूर्तियों, हड्डियों आदि के अवशेष मिलने के पश्चात यह निश्चित हो गया कि इस पशु से भी सिंधु लोग परिचित थे। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया? केसी श्रीवास्तव। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। अगला टॉपिक देखिएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजगृह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगृह थी। किंतु उदयन का शासनकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमनगर स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बताया। किंतु कालांतर में कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अजंता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोवेरा गुफाएं एलोवेरा की दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईसा पूर्व की कलाकृतियां हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। ऑप्शन ए बाग में, ऑप्शन बी एलोवेरा में, ऑप्शन सी अजंता में, ऑप्शन डी बादामी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अजंता। बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। अगला देखिएगा, बादामी गुफाएं। बादामी गुफाएं मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला गुफा देखिएगा, एलोवेरा गुफाएं। एलोवेरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। चैत्य बौद्ध की पूजा स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो इसका अंतर देखिएगा, चैत्य पूजा स्थल और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का मैदान किसका हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान
पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। इसका अगला टॉपिक देखिएगा, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी तक्षशिला। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल एवं उत्तर काल से पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और देखिएगा, दूसरा दिया है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेनसांग एक बौद्ध चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा, हीनयान, महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कोई भी कथन सही नहीं है। इसको देखिएगा, फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था, यह हर्षवर्धन के काल में नहीं आया था, यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, इसलिए ये कथन गलत है। और ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में नहीं आया था, ये ह्वेनसांग के शासनकाल में आया था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध भिक्षु मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर देखिएगा, बी समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, इनका एक और नाम है मेघवर्ण, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। इन्होंने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए गया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विविध प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी थी, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो यह कश्मीर हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पुरमंडल मेला, 14वें बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले का वह त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह काम नंदक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक काम नंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य शास्त्र के अवस्था पर आधारित है। यह प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति के राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है ब्राह्मणी, चौथा है विशाखदत्त। तो इसको देखिएगा कि इसका मिलान कैसे होगा। चरक ये क्या है? चिकित्सा से के वैज्ञानिक है। और ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, तो ये गणित के हैं। और ऑप्शन सी ब्रह्ममिहिर, ये ज्योतिष के हैं। और विशाखदत्त ये नाटककार है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, ब्रह्ममिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिण पथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाली मार्ग का है। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे
PYQ BPSC TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए थे। और इसके बाद देखिएगा मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? बलबन ने। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबूस की शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इन बतूता किस देश के थे? तो इन बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता और यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में इन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको बनाया? तो इब्न बतूता को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान। डॉक्टर रामप्रसाद शर्मा ने मैथिली विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1226 ईस्वी में बताया। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की। इस दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमरा वंश की 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन था। अगला टॉपिक देखिएगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथी सिद्ध योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था के अनुसंधान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला टॉपिक देखिएगा, मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तो पहला क्वेश्चन है, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर नागर। ये क्वेश्चन 59वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया था। फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई है। 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस पुस्तक में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? सूरत को। सूरत बंदरगाह को मुगल शासन के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात शहर का प्रमुख शहर था। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता था। मध्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण। तो भारत में बाबर के आगमन का कारण कौन से हैं? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो बाबर के आने से क्या क्या हुआ? तो प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठा राज्य एवं संघ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं? अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। तो मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। ये 8 मंत्रियों को शिवाजी नियुक्त करते थे और अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी रहते थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री को पद अनुवांशिक नहीं बनाया था। इसके शिवाजी के अष्ट मंत्री परिषद में कौन कौन थे? नाम देखिएगा इसका। पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा आमदपंथी अथवा मजूमदार भी कहा जाता था, जो वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्री का देखभाल करते थे। तीसरा देखिएगा वाकिया नवीस मंत्री, जो वर्तमान में गृह मंत्री कहा जाता है। सुमंत दरबीर चौथा, वर्तमान में विदेश मंत्री कहा जाता है। 5वां सचिव सुरुनवीस या चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति सरे नौबत कहा जाता था।
सातवां है न्यायाधीश, जिसे हम लोग इस टाइम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। आठवां है पंडित राव, जिसे सद्र कहते हैं। यह धार्मिक कार्य टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस संधि पर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। तो अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो किस वर्ष स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इंग्लैंड में भारत का अनधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम किसने निर्धारित किया था? मतलब उसमें क्या निर्धारित किया गया था? तो देखिएगा, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिलेसबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया में किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण देखिएगा कौन कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमरती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 का विद्रोह से पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये अपने आप को नायब के पद पर घोषित किए थे, जिसको भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से नाना साहब ने अंग्रेजों से प्रस्थान किया, तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और पेशवा की उपाधि धारण की। इसके दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया, पेशवा की उपाधि धारण की और अपने आप को नायब घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को रानी विक्टोरिया के उद्घोषणा जारी हुई? तो किस तिथि को हुई? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 नवंबर 1858। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी शासन कर भारत का सीधे क्राउन के अधीन कर लिया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया, जिसकी सहायता से देखिएगा, 15 सदस्यीय। क्वेश्चन देखिएगा 9, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो किसने की थी? अफगानों ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बादा नवाब अली बहादुर द्वितीय को अपने, जिससे वो भाई मानती थी, उसको पत्र लिखकर उनको बुलाई कि आइए हमारी हेल्प कीजिए। तो बादा नवाब साहब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर,
क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? तो बी.डी. सावरकर। इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसका अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि दी कि वह औरत यहाँ जो सोई है विद्रोहियों के में एकमात्र मर्द थी? यह किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। उसके बाद से देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। 1757 से 1857 के बीच में कौन सी घटना हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिएगा क्वेश्चन है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी विरुद्ध शक्तियों का विरोध किया? तो पहला ऑप्शन है 1856 में खानाबदोश जनजातियों ने, 1855 से 56 बिहार के संथालियों ने, छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा देखिएगा बी संथाल विद्रोहियों ने। 1855 से 56 में विद्रोह के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकार में लागू की गई नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, भैरव चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू कानू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ? तो किसकी उपयुक्त व्याख्या देखें सिद्धू और कान्हू के। इसमें से ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, शहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किसका है? सन्यासी विद्रोह का है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। तो आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख किस में है? तो सन्यासी में है। और अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा 17 नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। देखिए फिर से रिपीट किया ये क्वेश्चन TRE 3 के प्राइमरी एग्जाम में जो री एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसका ऑप्शन होगा बी 1882 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा का विद्रोह, सी है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? तो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1900 में हुआ था। यह झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसे मुंडा उगलान विद्रोह भी कहते हैं। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 20 में। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जो जतरा उराव थे। आगे देखिएगा ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 के तक चला। यह बिहार जो वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में था। इसके नेता सर सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर।
1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम करना शुरू किए। वे सिविल सर्विस में 30 सालों तक कार्य किए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उठ के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी में सिफारिश की। सेकेंड है, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका कथन कौन सा है? 1 और 2 दोनों है। उठ के 1854 के प्रेषण में संबंध में सिफारिशें निम्न है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी बनाए रखने के सुझाव दिए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा के विभाग की स्थापना की। इसने महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और तथा तकनीकी विद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना सिफारिश की।